हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे पार्ट लास्ट। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा कि गरीब मधु की शादी मध्यम वर्गीय परिवार में हो जाती है। मधु को उसकी सास और जेठानी बहुत परेशान करती है, पर शिव भक्त मधु हर मुसीबत को आसानी से हरा देती है। मधु के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं दोनों, और ये साजिश शिव जी नाकाम कर देते हैं और दोनों का पर्दाफाश हो जाता है और दोनों को मधु के ससुर जी घर से निकाल देते हैं। अब आगे सावित्री, पुरुषोत्तम और कमला तीनों अपना सामान लेकर घर से चले गए। उनके इस तरह चले जाने से मधु दुखी है। नरेश मधु को समझाता है कि तुम दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मधु, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ, मेरी भाभी के कारण तुम्हें इस अवस्था में भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मधु ने कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा समझदार इंसान मेरा जीवन साथी है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उधर पुरुषोत्तम ने सावित्री से कहा, माँ, गुस्से में हम सामान ले निकल तो आए हैं, पर अब जाएंगे कहाँ? मामा जी के घर चले क्या? सावित्री ने कहा, तेरी मामी को तो तू जानता है ना, 17 सिक्के सुनाएगी। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। कमला ने कहा, होटल है ना, हम किसी अच्छे होटल में चलते हैं। पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन में किराए के घर का बंदोबस्त कर लूंगा। पुरुषोत्तम ने कई किराए के घर कमला को दिखाए, पर सभी घर देख कमला ने कहा, मैं इतने छोटे से घर में नहीं रहूंगी। अरे, मेरे मायके वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, बड़ा घर लो। पुरुषोत्तम ने कमला के कहने पर 2 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसका किराया 15,000 रुपये महीना था। नए किराए के घर में शिफ्ट होने के बाद कमला ने काम वालियां भी लगा ली। 2 महीने आराम से बीते। कमला और सावित्री की आपस में बहुत बनी भी। सावित्री ने जो थोड़ा बहुत बचत कर रखा हुआ रुपया था, खर्च किया। एक दिन पुरुषोत्तम ने कमला से कहा, कमला, 2 महीने से बहुत खर्चा बढ़ गया है। अरे, पहले बाबूजी पूरा घर खर्च उठाते थे तो पता नहीं चलता था, अब तुम ही देख लो, 2 महीने से तनख्वाह का 1 रुपया भी नहीं बच पाया। ऊपर से बैंक में जमा किया हुआ रुपया खर्च हुआ सो अलग। थोड़ा हाथ खींच कर खर्च करो तो बहुत अच्छा होगा। कमला ने भी हिसाब लगाया तो उसे भी लगा कि खर्च बहुत बढ़ गए हैं। कमला ने अगले ही दिन सावित्री से कहा, माँ जी, अब से घर के काम वालियों को उनकी तनख्वाह आप देंगी। सावित्री ने कहा, मैं कहाँ से दूंगी? अरे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मिलाकर हर महीने 8-10 हजार का खर्च है। मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? मैं नहीं दे सकती। कमला ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सावित्री उठ हुई, रसोई में गई। तभी कमला उसके पास आई और बोली, माँ जी, आज से काम वाली नहीं आएंगी। सावित्री ने पूछा, क्यों नहीं आएगी? कमला ने कहा, क्योंकि आज से घर के सभी काम आप करेंगी माँ जी। सावित्री ने हैरानी से कहा, मैं क्यों करूं भला? मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, समझी ना बहू। कमला ने कहा, इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आपको नहीं रखा है। या तो आप काम वाली का खर्च उठाएं, नहीं तो आप घर के सारे काम करें। सावित्री ने तिलमिला कर कहा, मुफ्त की रोटियां? अरे, पुरुषोत्तम मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला पोसा, उस पर पानी की तरह रुपया खर्च किया, और अब मेरी सेवा करना उसका फर्ज है। आने दे उसे, मैं उससे बात करूंगी। कमला ने कहा, इस घर की मालकिन अब मैं हूँ, यहाँ जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा माँ जी। और पुरुषोत्तम क्या कहेंगे वो भी यही कहेंगे। काम करेंगी तो ही आपको इस घर में रहने दिया जाएगा, नहीं तो वो दरवाजा है, आप जा सकती हैं। कमला की बातें सुन सावित्री ने कुछ नहीं कहा, घर के काम करने लगी, पर बड़बड़ाना पूरे दिन जारी रहा। शाम को जब पुरुषोत्तम कॉलेज से घर आया तो सावित्री ने कमला की शिकायत उससे की, जिसे सुन पुरुषोत्तम ने कहा, क्या गलत कहा कमला ने माँ? यूं खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लो।
कम से कम 4 पैसों की बचत हो जाएगी। और उठ कमरे में चला गया। कमला घर का एक काम भी नहीं करती और सावित्री से सारा काम करवाती। काम में कुछ गलती होने पर उसे चिल्लाती भी। अब सावित्री की हैसियत घर में सिर्फ एक नौकरानी जैसी रह गई थी। सावित्री कुछ कहती तो कमला उसे घर से भगाने की धमकी देती। सावित्री के पास ज्यादा रुपए भी नहीं थे, इसलिए कुछ ना कह पाती, चुपचाप सब सहती। कमला आए दिन अपनी सहेलियों को घर बुलाती, उनके लिए नाश्ता सावित्री से बनवाती। बर्तन भी बहुत सारे मांजने में रख देती। कपड़े भी सावित्री को हाथ से धोने को कहती। कमला अपनी बेटी सोनू को सावित्री को संभालने को भी कहती और खुद इधर उधर मजे करती। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम एक शब्द भी नहीं कमला से कहता और अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता। सावित्री की हालत दिन पे दिन दयनीय होती जा रही थी। इस उम्र में काम करते नहीं बनता और ना ही उसे ये सब काम करने की आदत थी। वो उन दिनों को याद करती जब वो अपने घर में काम करने वालियों पे हुक्म चलाती थी, उन्हें बुरी तरह चिल्लाती थी। साथ ही मधु की शादी के बाद उन्होंने काम वालियों को कैसे घर से हटा दिया था और सारा काम मधु के सर पर डाल दिया था और उसे बहुत चिल्लाती थी, ताने देती थी। आज उसे समझ आ रहा था, जब कोई इस तरह से बातें करता है तो कितना दिल दुखता है। 2 महीने में उसका सारा लालच उड़न छू हो गया था। सावित्री को ना तो अच्छा खाना मिलता, ना ही दूध घी पकवान और ना ही पहनने को नई साड़ी। बीमार होने पर दवा भी सावित्री अपने पैसों से ही खरीदती। जो भी घर से रुपया लाई थी वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी सावित्री के पास। एक दिन सावित्री की चप्पल टूट गई। उसने कमला से कहा, बहू कुछ रुपए दे दे, मुझे नई चप्पल पहननी है। कमला ने कहा, रुपए तो आप ऐसे मांग रही हैं जैसे हमारे पास रुपयों का पेड़ लगा हो, कोई रुपए नहीं मिलेंगे आपको। सावित्री ने कहा, मैं घर का इतना काम करती हूँ तो बदले में तो मुझे कुछ दे सकती है ना। कमला ने कहा, हाँ बदले में दिया तो है, ये छत 2 समय का खाना, और क्या चाहिए आपको। इतना ही चप्पल खरीदने का शौक है ना, तो जो गले में मंगलसूत्र पहना है ना उसे बेच दीजिए और खरीद लीजिए। ये सुन सावित्री को बेहद ही गुस्सा आया और बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मंगलसूत्र बेचने को कह रही है। अरे माना मेरे बुरे दिन हैं, पर इतने भी नहीं कि तेरी गुलामी करो। पहले मेरा रुतबा था, घर था, तो मुझे सास नहीं माँ मानती थी। अब मेरे दिन फिर गए तो मुझे नौकरानी बना दिया। मेरी मति मारी गई थी जो तुझे समझ ना सकी। सच कहा था पुरुषोत्तम के पिताजी ने, तू गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। कमला ने कहा, आप मुझे बातें सुना रही हैं, इतनी ही बुरी हूं ना मैं, तो चली क्यों नहीं जाती इस घर से। आपको रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, मेरी बातें माननी होगी, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए। रोज रोज की किचकिच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सावित्री ने भी अकड़ से कहा, जा रही हूं मैं, मुझे भी इस तरह जलील होने का शौक नहीं है रोज रोज। अरे रानी बनकर जी हूं मैं सदा, नौकरानी नहीं बनूंगी। सावित्री अपना सामान ले आई और कमला ने कहा, अकड़ तो ऐसी दिखा रही है जैसे अब भी रानी है। अरे कहाँ जाएंगी आप। उस मधु के पास या ससुर जी के पास। उस घर में आपको कोई रखने वाला नहीं, और गलती से रख भी लिया ना तो नौकरानी ही बनकर रहेंगी, आप महारानी नहीं। खुद के ससुराल से तो पहले ही नाते रिश्ते तोड़ बैठी हैं, और यदि मायके गई तो आपकी भाभी भी इसी तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी। वो तो पहले ही आपसे चिढ़ती हैं। सावित्री ने कहा, मैं फुटपाथ पर रह लूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, पर इस घर में तेरे साथ कभी नहीं रहूंगी। कमला ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ यहाँ से, मुझे भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। सावित्री बेमन से सामान ले घर से बाहर चली गई। मन ही मन सोचने लगी, अब कहाँ जाऊंगी। यदि वापस घर गई तो मधु मुझे उस घर में अब नहीं रखेगी, और मुकुंद मुकुंद के सामने मेरा उपहास बनेगा सो अलग। बड़ी अकड़ से मैंने कहा था मुकुंद से, देखती हूँ तुम्हारे लाडले बेटे बहू कितनी सेवा करते हैं। 2 दिन में तुम मेरे पास लौट कर नहीं आए
तो देख लेना। पूरे 5 महीने होने आ गए, किसी ने पूछा भी नहीं। अब तक उस जोगन का बच्चा भी पैदा हो गया होगा। किस मुंह से जाऊं घर? मायके भी नहीं जा सकती। भाभी तो ताने सुना सुना कर ही मेरे कान पका देंगी। वे पहले ही मुझे पसंद नहीं करती हैं। रिश्तेदार के नाम पर कोई भी नहीं है ऐसा। सभी से मैंने संबंध तोड़ लिए। सावित्री को अब रिश्तों, परिवार का महत्व समझ आ रहा था। पर अब भी सावित्री की अकड़ गई नहीं थी। उसे उसके ओहदे और मान सम्मान की फिक्र थी। इसलिए उसने वापस मुकुंद और मधु के पास न जाने का निश्चय किया। ना पैसा था ना ही छत, बस गले में एक मंगलसूत्र ही था, जिसे सावित्री बेचना नहीं चाहती थी। भूखी प्यासी सारा दिन सड़कों पर भटकती रही। आखिरकार अब लोगों से भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता ना बचा। सावित्री लोगों के सामने भीख मांगने लगी, पर किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया और उल्टा कहा, अच्छी भली है, भीख मांगते शर्म नहीं आती तुझे? चल जा यहाँ से, भिखारन कहीं की। भिखारन शब्द सुन सावित्री की आंखें नम थी। उसे मधु की याद आ गई, क्योंकि वो मधु को भिखारन कहकर ही पुकारती थी। शिव जी की माया से सावित्री का बच पाना मुश्किल था। ना तो उसे भीख मिल रही थी, ना ही अन्न का दाना। सावित्री ने एक चाय की दुकान वाले से कहा, बेटा मैं ये गिलास साफ कर दूं, तू मुझे बदले में कुछ रुपए दे देना या खाने को दे देना। दुकानदार ने कहा, ठीक है अम्मा, कर दो, पर अच्छे से करना। सावित्री कांच के गिलास साफ करने लगी, पर अचानक से उसके हाथ से 2 गिलास टूट गए। ये देख दुकान वाला चिल्लाया, एक तो लाचार समझकर काम दिया, ऊपर से नुकसान कर दिया। कोई जरूरत नहीं है काम करने की, निकल जाए यहाँ से। सावित्री ने कहा, बेटा सारे गिलास साफ कर दिए, बस 2 ही टूट गए हैं, कुछ खाने को दे देना, भगवान शिव तेरा भला करेंगे। दुकान वाले ने कहा, भिखारन कहीं की, चल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। सावित्री को ये भिखारन शब्द चुभ रहा था। वो चुपचाप वहां से चली गई। ठंड के दिन थे। रात को सड़क किनारे सो जाती। एक कंबल था उसके पास, ओढ़ लेती। रात को अपना सामान सिरहाने रख लेती। 2 दिन बीत गए थे। पानी पीकर ही पेट भरा था। अगले दिन सुबह उठी तो सिरहाने का रखा सामान गायब था। चोर चुरा कर ले गए थे। सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी एक भिखारन सावित्री के पास बैठ पूरी खीर भजिए का आनंद ले रही थी। उसे खाता देख सावित्री के मुंह में पानी आ गया और बोली, बहन मुझे भी खाने को दोगी थोड़ा सा? उस भिखारन ने अपनी पत्तल अपने पास सरकाते हुए कहा, मैं क्यों दूं? वहां मंदिर में बच रहा है, आज महाशिवरात्रि है ना, तू खुद जाकर ले ले। सावित्री मन ही मन बड़बड़ाई, महाशिवरात्रि, और याद करने लगी कैसे आज के दिन घर में फलाहार बनता था, पर 2 दिन से अन्न का दाना भी नहीं मिला। सावित्री मंदिर गई और बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। सावित्री भी दूसरे भिखारियों को देख चिल्लाने लगी, भगवान शिव के नाम पर कुछ दे दे रे बाबा, दे दे, कृपा होगी बोले बाबा की, तेरा परिवार सुखी रहेगा। ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगी। कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती जी सब देख रही थी। उन्होंने शिव जी से कहा, आज तो सावित्री आपको बहुत याद कर रही है नाथ, पहले तो कभी आपको उसने इतना याद तक ना किया। शिवजी ने कहा, मैंने कहा था ना देवी, स्वार्थी मनुष्य भगवान को सिर्फ दुख के दिनों में ही याद करते हैं, सुख में नहीं। और सावित्री भी वही कर रही है। ये सावित्री के कर्म ही है, जिसका दंड वो भोग रही है। कुछ देर बाद सावित्री को एक सेठ ने मिठाई दी। सावित्री कोने में बैठ खाने लगी। तभी शिव जी की माया से वहां एक बंदर आया और सावित्री से मिठाई छीन खा गया। सावित्री ये देख रोने लगी। 3 दिन में सावित्री का घमंड, अकड़ सब गायब हो गई थी। अब उसके पास घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सावित्री बोझिल कदमों के साथ घर की तरफ चल दी। दरवाजे पर सावित्री को फटे हाल देख मधु भागी भागी उसके पास आई और बोली, माँ जी ये सब क्या है? आपकी ये हालत कैसे हुई?
चलिए अंदर चलिए। मधु के साथ सावित्री को देख मुकुंद ने कहा, कोई जरूरत नहीं है बहू इसे घर में लाने की। क्या हुआ सावित्री, तुम्हारे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया? मैं तो पहले ही जानता था यही सब होने वाला है। सावित्री ये सुन रोने लगी और मुकुंद के पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैं रिश्तों को नहीं समझ सकी। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। एक ही सांस में सावित्री ने रोते हुए सब कह दिया। मुकुंद ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मधु ने कहा, बाबूजी प्लीज ऐसा मत करिए, माँ जी की हालत तो देखिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। उन्हें एक मौका दीजिए अपनी भूल सुधारने का। और आज आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। घर में उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही है। आपको आपके पोते की कसम। मुकुंद ने कहा, देख लिया सावित्री, जिस बच्चे को तुम मारने जा रही थी ना, तुम्हारी बहू उसी की कसम तुम्हें देकर रोकने को कह रही है। तुम इस घर में रह सकती हो और मैं तुम्हें रहने की इजाजत सिर्फ मधु के कारण ही दे रहा हूँ। आगे से कोई साजिश या नाटक किया ना तो दरवाजा खुला ही याद रखना सावित्री। मधु ने सावित्री को पानी पिलाया और खाने की थाली भी लेकर आई। सावित्री ने 3 दिन बाद खाना खाया था। वो खाने को देख उस पर टूट पड़ी। फिर मधु ने सावित्री को कहा, मैं अभी आई। मधु गोद में 4 महीने के बच्चे को लेकर आई और बोली, ये है आपका पोता शिवांश मांझी। पोते को देख सावित्री की आंखें नम थी। नरेश ने जब सावित्री को देखा तो गुस्सा हो गया, पर मधु ने उसे भी मना लिया। सावित्री को लगा था कि मधु उसे नहीं अपनाएगी और नौकरानी बना कर रखेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मधु ने सावित्री को वैसा ही मान सम्मान दिया जैसे पहले दिया करती थी। मन ही मन ये सब देख सावित्री को बहुत पीड़ा होती है। उसने मधु को गलत समझा और उसके साथ बहुत ही गलत किया। पोते को भी देख मन दुखता। यदि उस दिन वो हादसा हो जाता तो आज ये नन्हा सा बच्चा जीवित नहीं होता। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अरे धन दौलत कुछ काम नहीं आती मुसीबत में, काम आता है तो परिवार। बेवकूफ थी मैं। उस दिन के बाद सावित्री की सोच बदल गई। कभी भी उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही कोई साजिश रची। उल्टा मधु और उसके बच्चे पर प्रेम ही लुटाया। कमला का जीवन बड़े ही मजे से कट रहा था। सावित्री के घर से चले जाने का उसे कुछ भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मुफ्त की नौकरानी जो चली गई थी। सावित्री के जाने के बाद कमला ने एक काम वाली कम तनख्वाह पर रख ली थी। पुरुषोत्तम के समझाने के बाद भी कमला दिल खोलकर खर्च करती। पुरुषोत्तम को कॉलेज में प्रमोशन मिल गया था। वो एचओडी बन गया था और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। कमला ने ये देख कहा, कब तक इस किराए के घर में रहेंगे, क्यों ना होम लोन लेकर और कुछ जमा पूंजी मिलाकर एक अच्छा सा घर खरीद लें। पुरुषोत्तम को भी ये बात सही लगी। उसने घर देखना शुरू किए। कमला को एक घर बहुत ही पसंद आया, जिसकी कीमत 80 लाख थी। पुरुषोत्तम ने कहा, नहीं, ये तो बहुत ही महंगा है, इतना बजट नहीं है अपना। कमला ने कहा, मुझे तो यही घर चाहिए। कमला की जिद के आगे पुरुषोत्तम को झुकना पड़ा। उसने 30 लाख रुपया अपनी जमा पूंजी में से खर्च कर दिया और 50 लाख रुपए का होम लोन ले लिया। कमला अपने नए घर में बेहद ही खुश थी। नए घर को सजाने में जुट गई थी, पर उधर उधर पुरुषोत्तम के व्यवहार में बदलाव आने लग गया था। अचानक से उसके मन में अपनी तरक्की का घमंड आ गया था। कॉलेज में अपने से जूनियर लेक्चरर से बुरा बर्ताव करता, उनसे बदतमीजी करता और स्टूडेंट्स को बेवजह चिल्लाता। ये देख कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, कमला तो बड़े आनंद के साथ जीवन व्यापन कर रही है, और पुरुषोत्तम, इसे क्या हुआ? शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, अभी कमला के सुख भरे दिन
जल्द ही खत्म होने वाले हैं देवी। शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है और शनि की साढ़े साती जब आती है तो अच्छे भले इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और उसके मन में अचानक से ईर्ष्या, द्वेष, घमंड उत्पन्न हो जाता है। जल्द ही शनिदेव पुरुषोत्तम पर अपना प्रकोप बरसाने वाले हैं। इसी वजह से उसके मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है। पुरुषोत्तम का व्यवहार स्टाफ रूम में स्टाफ की चर्चा का विषय था। उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें प्रिंसिपल से की गई थी, जिन्हें देख एक दिन पुरुषोत्तम को प्रिंसिपल ने अपने केबिन में बुलाया और कहा, पुरुषोत्तम, आपके व्यवहार को लेकर बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। एक बार पहले भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, पर आपने नहीं सुना। इस वजह से हमें अब आपके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी और शिकायतों को देख ये निर्णय लिया गया है कि आप 1 माह के भीतर कोई नया जॉब ढूंढ लें और कॉलेज से इस्तीफा दे दें। पुरुषोत्तम ने घमंड और गुस्से से कहा, 1 माह? 1 माह? अरे ऐसी सैकड़ों नौकरियां पड़ी है लाइन में। मैं 1 माह ही क्यों, आज अभी इसी समय इस्तीफा दे देता हूँ। और गुस्से से उसी समय इस्तीफा दे घर आ गया। घर आकर उसने कमला को ये बात बताई और कहा, जल्द ही नई नौकरी ढूंढूंगा। देखना, 15 दिन में इससे भी अच्छे बड़े कॉलेज में ज्यादा तनख्वाह पर काम करूंगा। फिर दिखाऊंगा उन्हें कि मैं कौन हूँ। मुझे निकालने की बात करते हैं। पुरुषोत्तम ने नौकरी ढूंढना शुरू की। 15 दिन से 1 माह बीत गया, पर कोई नौकरी नहीं मिली। पुरुषोत्तम के मन में निराशा आने लगी थी, पर वो कोशिश करता रहता। एक तो होम लोन की किश्त, ऊपर से कमला के खर्चे और रोजाना के घर खर्च अलग। जमा की पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। पुरुषोत्तम कमला से कुछ कहता तो कमला उसे बहुत ही बातें सुनाती और दोनों में बहुत बहस होने लगती। 3 महीने बीत गए। पुरुषोत्तम की चप्पल घिस गई नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर नौकरी नहीं मिली। बैंक अकाउंट में अब बहुत ही कम रुपए बचे थे। पुरुषोत्तम को चिंता सताने लगी थी। बैंक की किश्त, घर खर्च सब कैसे चलेगा। कमला भी थोड़ी चिंतित हो गई थी। कमला के मामा के बेटे की शादी थी, उसे मायके जाना था। कमला ने बैंक लॉकर से एक दिन पहले गहने लाकर घर में रख दिए थे और पुरुषोत्तम के साथ मामा के बेटे को देने के लिए गिफ्ट लेने बाजार गई थी। जब बाजार से घर आई तो देखा घर का ताला टूटा हुआ। देख उसके होश उड़ गए। घर में जो भी जेवरात थे, रुपया था, चोर चुरा कर ले गए। कमला का रो रो कर बुरा हाल था। एक तो पुरुषोत्तम पर शनिदेव का प्रकोप और कमला पर शिव जी का माया जाल, दोनों का हाल बेहाल था। पुरुषोत्तम ने जाकर चोरी की पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी थी। पुरुषोत्तम ने कमला से कहा, अब क्या करेंगे कमला, गहने चोर चुरा कर ले गए। बैंक अकाउंट भी जल्द ही खाली होने की कगार पर है। अगले माह हम बैंक से लिए लोन की किश्त कैसे भरेंगे, और यदि किश्त नहीं भरी तो बैंक हमें नोटिस देकर ये घर खाली करवा लेगा। फिर तो हम सड़क पर ही आ जाएंगे। कमला ने दुखी स्वर में कहा, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने भैया से बात करूंगी। देखना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कमला ने अपने भाई से बात की। कमला के भाई ने उसकी बातें सुन कहा, देख छोटी, मैं तेरी मदद तो कर देता, पर वो क्या है ना, मैंने अभी अभी नया कारखाना शुरू किया है और सारी जमा पूंजी मैंने उसी में लगा दी है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। कमला की भाभी भी वहीं बैठ उनकी बातें सुन रही थी। कमला कुछ देर भाई से बात कर चली गई। कुछ दूर जाकर उसे याद आया कि मैं अपना पर्स तो भूल ही गई। वो जैसे ही पर्स लेने गई तो आंगन में बैठी भाभी उसके भाई से कह रही थी, अच्छा हुआ आपने कमला को रुपए देने से इनकार कर दिया। अरे जल्द ही वो सड़क पर आने वाली है, कहाँ से रुपए लौटाती। अच्छी भली ससुराल में थी, पर वहां से भी संबंध खराब कर बैठी। कमला को ये सुन बहुत ही बुरा लगा। उसे देख भाई भाभी सकपका गए। कमला ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और पर्स ले आ गई।
मायके की धन दौलत का कमला को बहुत ही घमंड था। उसे लगा था बुरे वक्त में भाई भाभी मदद करेंगे, पर उम्मीद के विपरीत उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। बैंक की किश्त ना भरने के कारण बैंक ने पुरुषोत्तम को जल्द ही घर खाली करने का नोटिस भेज दिया था। ज्यादा रुपए अकाउंट में नहीं होने के कारण पुरुषोत्तम को एक छोटी सी चौल में किराए का घर लेना पड़ा। 2 कमरे के छोटे से घर को देख कमला को बहुत ही बुरा लगा। रोज पानी को लेकर किचकिच, आए दिन आस पड़ोस का शोर शराबा, गंदगी, सब कुछ देख कमला रो पड़ती। कहाँ रानी बनकर राज कर रही थी और अब किस हाल में है। पुरुषोत्तम को बहुत ही कोशिशों के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। दयनीय हालत होती जा रही थी। कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कैसा है ना नाथ? कुछ दिनों पहले कमला बड़ी ही खुश और संपन्न थी और अब किस हाल में है? शिव जी ने कहा, देवी, ये कमला के कर्मों का फल है जो वो भोग रही है। आगे और भी बहुत कुछ सहना है अभी उसे। दंड मिलना अभी आरंभ ही हुआ है। एक दिन कमला चौल में पानी न आने पर टैंकर से पानी भरने गई। पानी का घड़ा लाते हुए अचानक से सीढ़ियों पर गिरे हुए पानी से उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। गिरते ही कमला दर्द से करहा उठी। पुरुषोत्तम और पड़ोसी की महिलाओं ने उसे सहारा दे बिस्तर पर लेटाया। ना तो उसे खड़ा होते बन रहा था, ना ही चलते। उसके पैर पर सूजन भी आ गई थी। पुरुषोत्तम उसे डॉक्टर के पास ले गया। प्राइवेट अस्पताल में बहुत ही ज्यादा खर्च बताया गया। ये देख पुरुषोत्तम वहां से उसे सरकारी अस्पताल में ले आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख बताया कि कमला के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और कमर में गंभीर चोट है। कम से कम वो 3 महीने तक ना चल सकती है और ना ही खड़े हो सकती है। ये सुन पुरुषोत्तम और कमला बेहद ही चिंतित हो गए। कमला घर आकर पलंग पर लेट गई। दर्द के मारे ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण ना निकल जाए। लेटे लेटे उसे याद आया उसने इसी तरह मधु को पानी में तेल डालकर सीढ़ियों से गिराने की साजिश की थी। पुरुषोत्तम को समझ नहीं आ रहा था कि नौकरी ढूंढने जाए, घर के सारे काम करे या कमला की सेवा करे या छोटी सी बच्ची सोनू का ख्याल रखे। सब कुछ वो अकेले कैसे करेगा? नौकरानी भी नहीं रख सकता। पुरुषोत्तम ने कमला को मायके जाने को कहा तो कमला ने इनकार कर दिया। पुरुषोत्तम की हालत खराब थी। न उसे दिन में आराम था न रात में। नौकरी ढूंढने जाना, कमला और सोनू का ध्यान रखना, घर के काम करना, ये सब करते करते वो थक सा गया था। उधर कमला भी रोज मन ही मन रोती, पुराने दिनों को याद करती। जैसे तैसे 2 माह बीते। अब पुरुषोत्तम से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कमला से कहा, परिवार का साथ होना कितना जरूरी है ना, पर हमारे पास ना तो परिवार का साथ है ना ही प्रेम। तुमने जो भी मधु और माँ के साथ किया वो सही नहीं किया। इस मुश्किल समय में मुझे परिवार का महत्व समझ आ रहा है कमला। हमें बाबूजी के पास चलना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। शायद वे हमें माफ कर दे। कमला ने भी कहा, सच में हम परिवार के साथ थे तो कितना खुश थे, सुखी थे। मैंने मधु और माँ जी के साथ सच में सही नहीं किया। ये मेरे ही कर्म हैं जिनका मुझे दंड मिल रहा है। तुमने सही कहा, हमें बाबूजी, मधु और माँ जी से माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन बैसाखी के सहारे कमला चलते हुए पुरुषोत्तम और सोनू के साथ घर गई। मधु, सावित्री और सभी उनके सिलवटे भरे कपड़े, टूटी हुई सी चप्पलें, औरतों और कमला को बैसाखी के सहारे चलते हुए देख हैरान थे। पुरुषोत्तम ने मुकुंद और सावित्री को देख कहा, माँ, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। कमला ने भी कहा, माँ जी और मधु, मैंने तुम दोनों के साथ सही नहीं किया। उसी की सजा आज हम भोग रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। मुकुंद ने कहा, तुम्हारी हालत देख मुझे तरस तो आ रहा है, पर तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि कमला ने मधु के साथ जो किया सो किया। उसने सावित्री के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया। अरे, वो तो तुम्हारी चहेती हुआ करती थी।
फिर भी तुमने उसे घर से निकाल दिया। तुम जैसे इंसान किसी के नहीं हो सकते हो। आज आज तुम इस हालत में हो, इसलिए यहाँ माफी मांगने आए हो। यदि इस हालत में नहीं होते तो तुम यहाँ लौट कर कभी नहीं आते। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। सावित्री चुप ही रही, पर मधु ने कहा, बाबूजी, माफ कर दीजिए ना। सोनू का इन सब में क्या दोष है? मुकुंद ने कहा, बहू, तेरे कहने पर मैंने सावित्री को माफ कर घर में जगह दी, पर मैं अब घर में कोई तमाशा और अशांति नहीं चाहता हूँ। इसलिए सोनू को देखते हुए मैं यह निर्णय लेता हूँ कि मैं अपनी जायदाद में से पुरुषोत्तम को उसका हिस्सा देने को तैयार हूँ। जल्द ही मुकुंद ने बड़े से घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पुरुषोत्तम और कमला को अपनी गलती का एहसास था। कमला धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और पुरुषोत्तम और कमला दोनों कोशिश करते कि रिश्तों की कड़वाहट कम हो सके, वो दूरियां मिट सके। उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। घर के सभी सदस्य उनसे थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे। सावित्री ने भी कमला को मधु के कहने पर माफ कर दिया था। उन्हें घर के दूसरे हिस्से में भी 30 त्योहारों पर आने की अनुमति मुकुंद ने दे दी थी। अपने परिवार को फिर से एक साथ देख मधु बेहद ही खुश थी। उसे पति और ससुराल का प्रेम मिल गया था। मधु से कमला और पुरुषोत्तम की हालत नहीं देखी जा रही थी। पुरुषोत्तम अब भी बेरोजगार था। मधु ने कमला से कहा, मैंने जिस तरह भगवान शिव जी का मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत किया भाभी, वैसे ही आप भी पशुपति व्रत करिए। देखना, शिव जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। मधु की बात सुन कमला ने 5 सोमवार पशुपति व्रत किया। पुरुषोत्तम को नई नौकरी मिल गई। नौकरी छोटी सी थी, तनख्वाह भी कम थी, पर कमला और पुरुषोत्तम खुश थे कि भोले बाबा ने उन पर कृपा करी, उनके दुखों को कम किया। मधु को परिवार, धन दौलत, पति, पुत्र सब कुछ मिला, पर उसके बावजूद भी उसने अपने प्रभु शिव जी को सदा सेवा की और भक्ति को नहीं छोड़ा। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, परिवार में एकता और प्यार का होना जरूरी है। यदि परिवार का साथ है, आपस में प्रेम है, तो मनुष्य बुरे से बुरे वक्त को भी आसानी से काट लेता है। पर यदि परिवार के प्रति मन में छल, मनमुटाव है, भेदभाव है, तो दुर्गति होना निश्चित है। पार्वती जी ने कहा, सच कहा आपने। वैसे आपको ऐसे ही नहीं सब भोले पुकारते हैं। आप सच में बड़े ही भोले और दयालु हैं। आपका भक्त एक दीपक क्या जला दे, आप तो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसा देते हैं। शिव जी ये सुन मुस्कुरा दिए। पार्वती जी की बातें वहां उपस्थित नंदीगणों ने भी सुनी और हर हर महादेव से पूरा कैलाश पर्वत गूंज उठा। बोलो हर हर महादेव। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव जरूर लिखें और कहानी को भर भर कर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव। मिलते हैं अगली कहानी में।